बेंगलुरु में आफत की बारिश, निर्माणाधीन इमारत ढहने से 7 मंजिला इमारत गिरी, 5 मौतें। डिप्टी सीएम बोले प्रकृति को नहीं रोक सकते। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट, 38 कैंडिडेट के नाम। बारामती से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। राउंड टेबल सम्मेलन समृद्धि में शामिल सीएम योगी, समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड ने आयोजित कार्यक्रम। प्रियंका गांधी ने वायनाड से किया नामांकन। प्रियंका गांधी ने कहा 35 साल पिता मां भाई के लिए कैंपेन किया, पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूं। मेरठ में नेटवर्क मार्केटिंग की तरह हो रहा धर्मांतरण, ईसाई धर्म में नए मेंबर जोड़ने का देते टास्क, गिरोह 300 से ज्यादा लोगों का करा चुका है धर्मांतरण। और दिल्ली में बेहद खराब स्तर पर पहुंची एयर क्वालिटी, दिवाली से पहले धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, 350 पहुंचा AQI। आनंद विहार में हवा की स्थिति गंभीर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली अहम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली और एनसीआर में बुधवार सुबह स्मॉग की मोटी परत छाई रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 के साथ बेहद खराब स्तर पर रहा। वहीं कई इलाके प्रदूषण के लिहाज से गंभीर कैटेगरी में आ गए। जहांगीरपुरी में AQI गंभीर श्रेणी में 418, जबकि विवेक विहार में ये 407 और आनंद विहार में 402 रहा। सुबह 9 बजे सोनिया विहार में AQI 398 पर गंभीर श्रेणी के करीब था। वहीं वजीरपुर में 396 दर्ज किया गया। कुल मिलाकर सुबह 9 बजे शहर का औसत AQI 363 था। दिल्ली और एनसीआर में बुधवार सुबह स्मॉग की मोटी परत छाई रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 के साथ बहुत खराब स्तर पर रहा। वहीं कई इलाके प्रदूषण के लिहाज से गंभीर कैटेगरी में आ गए। जहांगीरपुरी में AQI गंभीर श्रेणी में 418, जबकि विवेक विहार में ये 407 और आनंद विहार में 402 रहा। सुबह 9 बजे सोनिया विहार में AQI 398 पर गंभीर श्रेणी के करीब था। वहीं वजीरपुर में ये 396 दर्ज किया गया। कुल मिलाकर सुबह 9 बजे शहर का औसत AQI 363 था। बुराड़ी में रहने वाले लोगों के मुताबिक बढ़ते प्रदूषण से बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पोल्यूशन से, बच्चों को रिएक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है और इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है कि बच्चे परेशान हो गए, आँखों में जलन हो रही है। बच्चों को सांस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है और हमारे बच्चे भी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बुराड़ी के अंदर रोड पे पूरा धूल ही धूल, बाहर निकलते पूरा धूल ही धूल होता है। सभी को मास्क ला के निकलना चाहिए। पोल्यूशन में के लिए पानी के छिड़काव या जो भी कुछ है इसका जो उचित कारण है वो सब करा जाए। शहर पर स्मॉग की मोटी परत छाने से ज्यादातर मौसम निगरानी स्टेशन रेड जोन में दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रंगों के हिसाब से चेतावनी जारी कर लोगों को आगाह कर रहा है। मौजूदा वक्त में शहर में प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। अगर इससे प्रदूषण कम करने में कामयाबी नहीं मिलती है तो स्कूलों को बंद करने जैसे उपाय लागू किए जा सकते हैं। दिल्ली और इससे सटे इलाके पिछले 8 दिनों से लगातार बेहद खराब हवा झेल रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अगली खबर, जहां एक युवक पर की गई है चाकूबाजी। चाकूबाजी की घटना से आसपास हड़कंप मच गया है। युवक को चाकू मारकर घायल किया गया। दबंग किस्म के बदमाश युवकों ने की है वारदात। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कसिया थाना क्षेत्र के चकदैया के पास की यह घटना है। तो कुशीनगर से अहम खबर, दबंग किस्म के बदमाशों ने युवक पर हमला किया है, चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया है। दबंग किस्म के बदमाश युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये अहम खबर कुशीनगर से आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुर से अगली खबर, जहां दबंगों द्वारा दुकान पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा गया है। सीसीटीवी
में दुकान में घुसते नजर आ रहे हैं दबंग। करीब 6 लोगों ने दिया है घटना को अंजाम। दबंग दारू पीकर पहुंचे थे दुकान। इस दौरान गाली गलौज से रोकना दुकानदार को भारी पड़ा है। तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं आप। थाना करहल इलाके का ये पूरा मामला है। तो करीब 6 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज भी घटना के सामने आ चुके हैं। दारू पीकर दबंग पहुंचे थे दुकान। गाली गलौज को रोकना दुकानदार को भारी पड़ा है। अगली खबर का रुख करेंगे बांदा से। अगली खबर है जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कल बांदा का अहम दौरा है। राज्यपाल दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के छात्रों को करेंगे सम्मान। विश्वविद्यालय में समारोह की तैयारियां तेजी से जारी हैं। मीडिया कवरेज के लिए पत्रकारों को नहीं मिलेंगे पास। समारोह केवल सूचना विभाग इसमें समारोह में शामिल होगा। तो कल बांदा के दौरे पर रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मीडिया कवरेज के लिए पत्रकारों को भी पास नहीं मिलेंगे। समारोह में केवल सूचना विभाग शामिल होगा। अगली अहम खबर अयोध्या से, जहां कैंटोनमेंट बोर्ड के जेई अमित गिरफ्तार हुए हैं। सीबीआई की एंट्री आपको बता दें, सीबीआई के एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तारी की है। कंटोनमेंट बोर्ड के आपको बता दें मेट विजय कुमार को भी पकड़ा गया है। विजय कुमार को 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया है। सीबीआई टीम जेई के आवास को भी खंगाल रही है। एक ठेकेदार की शिकायत पर यह कार्रवाई, ये जांच की जा रही है। थाना कैंट क्षेत्र में स्थित है कैंटोनमेंट बोर्ड का कार्यालय। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर, जहां स्थायी पटाखा दुकान के लिए मिलेंगे लाइसेंस। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में बांटे जाएंगे फार्म। 200 राइफल क्लब की जमा होगी फीस। एडीएम प्रशासन ने दी है जानकारी। तो 200 राइफल क्लब की जमा होगी फीस। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एडीएम प्रशासन ने यह जानकारी दी है। रायबरेली से अहम खबर, स्थायी पटाखा दुकान के लिए मिलेंगे लाइसेंस। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में बांटे जाएंगे फॉर्म। अगली अहम खबर जनपद बहराइच से, जहां एसपी वृंदा शुक्ला ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाल को दारोगा और दारोगा को बनाया है सिपाही। इंस्पेक्टर विनोद राव और दारोगा असलम के खिलाफ कार्रवाई की है। जमीन के विवाद में कार्रवाई को लेकर एसपी को गुमराह किया था। कोतवाल और दारोगा पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। फरवरी माह में दोनों को हटाकर ऑफिस किया था संबद्ध। तो इंस्पेक्टर विनोद राव को फिर से एसआई बनाया गया है। वहीं सिपाही से दारोगा बने असलम को फिर से सिपाही बनाया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मथुरा से अगली खबर है, जहां रोड दुर्घटना में 3 किशोरों की मौत हुई है। दिल्ली आगरा हाईवे पर दर्दनाक रोड दुर्घटना हुई है। अज्ञात वाहन ने मारी मोटरसाइकिल में टक्कर। सभी मृतकों की उम्र 15 साल बताई जा रही है। तीनों आपस में दोस्त थे। एक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 2 की रास्ते में सांसें थम गई। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कोसी कला थाना इलाके के अजीतपुर के पास की यह घटना है। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तीनों आपस में दोस्त थे। तीनों की उम्र लगभग 15 वर्ष थी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हुई। रोड दुर्घटना में 3 किशोरों की मौत की खबर
से हड़कंप मच गया। तो दिल्ली आगरा हाईवे पर दर्दनाक रोड दुर्घटना हुई। अज्ञात वाहन ने मारी मोटरसाइकिल में टक्कर। सभी मृतकों की उम्र 15 साल थी। तीनों आपस में दोस्त थे। एक की घटनास्थल पर ही मौत हुई, जबकि दो को अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई। अगली अहम खबर कानपुर से, जहां नौकरानी ने घर से पार किए हैं लाखों के जेवर। डुप्लीकेट चाबी लगाकर पार की है 25 लाख की ज्वेलरी। लेदर कारोबारी के अपार्टमेंट से नौकरानी ने चोरी की है। सीसीटीवी फुटेज में बाहर निकलती देखी गई है नौकरानी। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस ने पीड़ित कारोबारी की तहरीर पर शुरू की तलाश। थाने में मामला दर्ज कर नौकरानी की तलाश शुरू की है। कानपुर के परेड स्थित नया चौक इलाके में जेवर की चोरी की घटना सामने आई। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, ये वही नौकरानी है जो जेवर पार कर घटनास्थल से रवाना हुई। थाना मूलगंज निवासी के व्यक्ति ने तहरीर देकर के बताया कि उसके घर में रखे हुए उसके पत्नी के जेवर जो उसके शादी के थे, और वो उसकी नौकरानी जो पहले उनके यहाँ काम करते थे बीच में चली गई थी, आना जाना लगा हुआ था, आकर के चुरा ले गई है। उसके तहरीर पर FIR दर्ज किया गया है और शीघ्र ही टीमें लगा दी गई हैं और उसमें कुछ इनपुट भी मिल गए हैं और शीघ्र ही हम उसकी अरेस्टिंग करेंगे और उसका जो भी सामग्री बरामद कराएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर दिए जा रहे नल कनेक्शन का असर अब आंकड़ों में भी दिखने लगा है। यूपी में नल कनेक्शन देने की रफ्तार अब राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है। यूपी ने बुधवार को 85.53% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देश में 78.74% नल कनेक्शन दिए गए हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है। इस उपलब्धि पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग और जल निगम ग्रामीण की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश निरंतर जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना में बुलंदियां हासिल कर रहा है। हम बहुत जल्द यूपी के एक एक ग्रामीण परिवार तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य भी पूरा करेंगे। यूपी सरकार का सपना है कि हर घर नल पहुंचे और उस नल में जल भी पहुंचे, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, जिसको देखने के लिए के न्यूज़ की टीम लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर जबरौली गांव पहुंची, जहां पर हर घर में पानी का कनेक्शन देखने को मिला है। लोगों ने बताया कि इस कनेक्शन से पानी की जो एक बड़ी समस्या थी वो दूर हो गई है और अब समय पर पानी मिलता है, जिसके कारण हमारे सारे काम इस पानी से होते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तो नल का पानी कम अच्छा लगता है जब से जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम गांव वालों को पानी मिलने लगा है। जबरौली गांव से 4 किलोमीटर दूर उदयपुर गांव जब के न्यूज़ की टीम पहुंची तो वहां पर भी स्थिति ऐसी ही देखने को मिली। लोगों को बेहतर पानी की व्यवस्था की गई है। साथ में हर घर जल नल योजना के अंतर्गत हर घर में कनेक्शन देखने को मिला है। ग्रामीणों में हर घर जल नल पहुंचने से काफ़ी खुशी देखने को मिली है। सभी खुशी मना रहे हैं और समय पर पानी आने पर सरकार का भी शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ हर घर तक पहुंचे, इसके लिए विशेष तौर पर टीम तैनात की गई है जो सुबह शाम पानी की मॉनिटरिंग करते हैं और समय पर गांव वालों को पानी देते हैं। इसके साथ ही पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए टेस्टिंग मशीन भी बांटी गई हैं, जो कि साल में 2 बार घर घर जाकर पानी की सैंपल लेते हैं और उसको टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि पानी की गुणवत्ता का पता लगता है। सर बहुत से लाभ मिलते हैं। पहले जो नल थे वहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाओ, फिर जाके एक बाल्टी पानी मिलता था, और जब से हमारे यहाँ पानी आने लगा बाल्टी में भर लेते हैं, बड़े से बर्तन में भर लेते हैं, सारा काम हो जाता है। बच्चों को स्कूल समय से पहुँच जाते हैं। सुबह शाम पानी आता है? हाँ, 24 घंटे आता है? नहीं, सुबह शाम पानी आता है। जी। इसका यूज़ कैसे करते हैं आप? पानी पीने के लिए भी करते हैं? पानी पीने के लिए भी। क्वालिटी का भी आपने चेक कराई? जी सर।
हाँ, इस पानी में जो है कोई खुशबू नहीं आती, कोई बदबू नहीं आती और सरकारी नल में पीला पड़ जाता है पानी। ये वैसे का वैसे पानी रहता है, बिल्कुल स्वस्थ। जब से पानी आने लगा है जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल योजना के अंतर्गत पानी आ रहा है, इससे कितना लाभ मिल रहा है आप लोगों को? जी लाभ तो मिल रहा है। पहले तो हैंडपम्प चलाना पड़ता था, अब टोटी खोलो तुरंत पानी लो। ये और पानी बहुत को पीते भी हैं आप लोग? जी पीते हैं। क्या क्या ही यूज़ होता है इस पानी का? जूस पीते भी हैं, हम लोग खाना भी बना लेते हैं और कपड़े धुलने में हर एक काम में आता है। कहीं ना कहीं लाभ मिला है आप लोगों को इसका? जी मिला है। जल जीवन का पानी जब से आने लगा है इसका कितना लाभ मिल रहा है आप लोगों को? लाभ तो है साहब बहुत जी। जैसे किस प्रकार से? अरे शाम सुबह आओ, शाम सुबह लाभ होता है पानी का। आराम है? आराम है जी क्या साहब। क्या यूज़ करते हैं इस पानी का? खाना बनाना, खाना खा के पीना, कपड़े धोना, ये सब यूज होता है सभी कामों में आता है जी। नल का पानी अब अच्छा लगता है कि ये वाला पानी अच्छा लगता नहीं, नल का पानी भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये वो पानी की टंकी है जहां से पानी की सप्लाई की जाती है। शुद्ध पानी हर घर जो पहुंचाने का सपना है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, वो इस पे काम करते नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये वो टंकी है जहां से पानी की सप्लाई होती है और ये घरों तक जाता है पानी, और इसी पानी को पी करके सब स्वच्छ होते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का नल जल खास क्लोरीन के साथ में जो सपना है उस युक्त पानी पीने की क्वालिटी देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ में जो गांव वालों से जो हमने बातचीत की तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें सामने निकल करके आती हैं कि जिस तरीके से हर घर जल योजना के अंतर्गत हर उपभोक्ताओं को जो पानी देने का सपना है उत्तर प्रदेश की सरकार का, वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि गाँव तक पानी जो है घर तक पहुँच रहा है और उनके यूज़ आ रहा है। कहीं ना कहीं ये पानी जो है बिल्कुल शुद्ध क्वालिटी का मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इसकी जांचें होती हैं, इसकी जांचें होने के बाद से ये पानी जो है लोग इसको अपने घरों में पीते भी हैं। इसके साथ ही साथ बहुत से काम होते हैं, जो काम होते हैं पानी के, वो काम किए जाते हैं। खास तौर पे जिस तरीके से लगातार जो है योगी सरकार इस पर निरंतर काम कर रही थी, वो भी काम यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन अदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां आपको बता दें कि जहां आपको गंभीर बीमारी होती है तो डॉक्टर एक्सरे करने को बोलता है, जिसके लिए आपको पैथोलॉजी सेंटर
और अस्पताल जाना पड़ता है। यदि मरीज का पैर टूटा हो तो ऐसे में उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना मरीज के साथ साथ तीमारदारों को भी करना पड़ता है। लेकिन IIT कानपुर और लिनेक टेक्नोलॉजी ने एक स्टार्टअप करते हुए मात्र 2.5 किलो की पोर्टेबल एक्सरे मशीन बनाई है। इस मशीन को हम छोटे से बैग में रखकर दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है और एक कैमरे की तरह मात्र एक क्लिक करके एक्सरे लिया जा सकता है। इस मशीन में बिजली का कोई काम नहीं है, ये बैटरी से चलती है। ये मशीन किफ़ायती होने के साथ काफ़ी सुविधाजनक भी है। इस मशीन में AI की मदद से बीमारी का पता भी चल सकता है। इस मशीन की मुख्य यूनिट मात्र 2.5 किलो की है और पूरा सेटअप लगभग 8 किलो के आसपास का होगा। इस मशीन को अप्रैल 2025 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। टीबी की बीमारी में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि एक्सरे की सुविधा सब जगह नहीं मिलती है। ऐसे में यह मशीन टीबी के मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसके साथ ही फ्रैक्चर और अन्य बीमारियों में भी यह मशीन काम आएगी। तो डायरेक्टर, हम सब ने देखा होगा, पहले हम लोग को फिल्म मिलती थी, वो नेगेटिव फिल्म जैसा होता है, उस पर एक्सरे की इमेज आती है। अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री का एक्सरे मुक्त टीबी मुक्त संकल्प है, उसको सफल बनाने के लिए हमें डिटेक्शन करना पड़ेगा कि टीबी किसका है। लेकिन गांव में दूर दराज के वहाँ पे तो कोई पैथोलॉजिकल लैब है नहीं कि एक्सरे लिया जा सकता है। इसीलिए हमने बहुत छोटा सा, जैसे आपने देखा, हैंड हेल्ड एक्सरे बनाए हैं, जिसको लेके हेल्थ केयर वर्कर्स गांव-गांव में जाके लोगों का वहीं पे एक्सरे उतार सकेंगे। और टेक्नोलॉजी ऐसा बनाया गया है कि वो डिजिटल रिकॉर्डिंग हो जाएगा और उसका वहीं पे एनालिसिस होके बता देगा, हिंट दे देगा कि ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है। और वो पूरा डेटा तुरंत कोई सेंट्रल सर्वर में भी चला जाएगा, जहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर जो है वो उसको देख पाएगा। किस तरीके से ये अलग है? देखिए, अभी जो इंडिया में एक्सरे है वो तो अस्पताल में है, नहीं तो पैथोलॉजिकल क्लिनिक में है, जिसका 1 टन के ऊपर का वजन है। लेकिन ये जो बनाया जा रहा है, ये सिर्फ जो एक्सरे मशीन जो है वो 4 किलो का होगा और सब मिला के 7-8 किलो का होगा। वो आप अपने बैकपैक में लेके जा सकते हैं। कितनी लागत होगी? लागत तो देखिए, सरकार की तरफ से ही 5 करोड़ रुपए दिया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। IIT कानपुर ने दिया है, उनका पूरा लैब बना के दिए हैं जो इसके लिए इक्विप्ड है। तो लागत तो पूरा फाइनेंशियली तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन फिर भी 8-10 करोड़ तक मान लीजिए। तो ये एक्सरे मशीन है और एक्सरे मशीन हम सब जानते हैं, हॉस्पिटल्स में होती हैं, फ्रैक्चर ढूंढने काम में आती है, कभी दांत में दर्द हो तो उसमें डॉक्टर यूज़ करते हैं। ये जो मशीन है, इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही हल्की है, ये पोर्टेबल है। तो पोर्टेबल हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस, इस तरह से इसको कहा जाता है। और इसका जो मेन मोटिव है इसको बनाने का, वो ये है कि हमारे देश में जो टीबी जैसी बीमारी है वो बहुतायत में फैली हुई है और ना सिर्फ शहरों में या बड़े कस्बों में, दूर दराज के इलाकों में, गांव में भी इसका संक्रमण है। वहाँ पे टीबी स्क्रीनिंग के लिए ना तो हमारे पास सुविधाएं हैं, हम हर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एक्सरे मशीन लगा नहीं सकते, लोग 24 घंटे बिजी रहते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों में, तो उनके पास समय नहीं कि अगर खांसी हो रही है तो जाके डॉक्टर को दिखाएं, एक्सरे कराएं, टीबी का वो कराएं। तो इसलिए ICMR का प्रोजेक्ट है कि अगर हम देश में ऐसी एक हैंडहेल्ड डिवाइस विकसित कर सकें, जिसको लेके एक साधारण हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक 5 से 6 किलोग्राम की पूरी मशीन हो, जिसको लेके वो दूर दराज के इलाकों में एक बाइक में बैठ के, ऑटो में बैठ के, छोटी गाड़ी में बैठ के जा सके। 100 घर होते हैं, 50 घर होते हैं, वहाँ पे जल्दी से टीबी का स्क्रीनिंग कर सके, चेस्ट एक्सरे निकाल सके। और जो ये एक्सरे इमेजेस आएंगी, इनको डेवलप करने में 2 दिन का समय ना लगे कि अब हम वापस शहर आएंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे, फिर हॉस्पिटल 7 दिन लेगा उसको स्क्रीन करने में। रादर वहीं के वहीं वो इमेज लैपटॉप में आएगी, तुरंत हॉस्पिटल तक वाईफाई के ज़रिए, क्लाउड के ज़रिए पहुंच जाएगी और डॉक्टर वहां उसको देख के बता सकेंगे कि कौन से लोग हैं जो टीबी प्रोबेबल हैं, हाई लाइक्लीहुड हैं, उनको आइसोलेट किया जा सके, उनका इलाज तुरंत शुरू किया जा सके। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के नवीन पेराई सत्र 2024-25 को समय से चालू करने हेतु मिल के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। चीनी मिल चलाने के लिए जिला गन्ना अधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता, प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह, मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी, चीफ इंजीनियर नरेंद्र कुमार, चीफ केमिस्ट विवेक चंद्र यादव, वायलर इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार, वरिष्ठ अभियंता लालचंद्र व आरपी सिंह द्वारा विधि विधान से हवन यज्ञ कर वायलर की पूजा अर्चना कर वायलर में दीप जलाकर की गई है। चीनी मिल चलाने के लिए नवंबर के पहले हफ्ते से मशीनों का ट्रायल शुरू हो जाएगा। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा चीनी मिल नवीन पेराई सत्र के चालू होने के बारे में जानकारी करने पर मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि चीनी मिल चालू करने हेतु लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैसे तो हम आगामी 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच गन्ना पेराई कार्य प्रारंभ कर देंगे। अगर सरकार का और कोई आदेश आ गया तो इससे पहले भी हम मिल को चला देंगे। रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लगभग 80% काम हो चुका है। और यहाँ जो टरबाइन जो आनी थी वो टरबाइन भी आ गई है और आज बॉयलर पूजन किया गया है। और उम्मीद है कि हम लोग 15 नवंबर के आसपास चीनी मिल को चला लेंगे और फिर ऐसा हमारा प्रारंभ हो जाएगा 15 नवंबर तक। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। हम लोग कोशिश है कि 100% हम लोग 15 नवंबर तक चला। ट्रायल कब से करेंगे? ट्रायल हम लोग ये नवंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग ट्रायल शुरू कर देंगे और हमारे सभी स्टेशन ट्रायल शुरू हो जाएंगे नवंबर के फर्स्ट वीक में और लगभग पूरी तैयारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया गया। क्षेत्राधिकारी मौधा विनीता की पहल और महिला थाना प्रभारी गायत्री सिंह ने छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया है। छात्राओं को आत्मरक्षा व गुड टच और वेड टच के संबंध में भी जागरूक किया। साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया। मौधा कोतवाली क्षेत्र के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां बिठूर थाना क्षेत्र के कुकरा देव गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक आम के बगीचे में दिव्यांग युवक का शव पड़ा मिला। पड़ा देख मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची बिठूर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी विजेंद्र द्विवेदी व एसीपी अभिषेक पांडे फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए व डॉग स्क्वाड का खोजी कुत्ता घटनास्थल से 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक खेत में बनी मचान पर जाकर रुका। सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए पुलिस की टीम जांच में जुट गई। इसके बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्षेत्र बिठूर अंतर्गत जो है कुकरादेव में एक बगीचे में एक दिव्यांग व्यक्ति की बॉडी मिली है और परिवार वालों का कहना है कि ये शाम को 7 बजे घर से निकला था और वह प्रायः इधर उधर घूमता रहता था। कई बार वृंदावन और हरिद्वार भी चला जाता था, इसलिए उन लोगों ने इसकी खोज नहीं की। सुबह एक सूचना मिली इन लोगों को, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, उस पर चोट के निशान है काफ़ी और घर वालों ने तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर खीरी में बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर अपने खेत की पैमाइश के लिए 6 साल से तहसील के चक्कर काट रहा है। मामले में भाजपा विधायक योगेश वर्मा स्कूटी पर सवार होकर एसडीएम से मिलने पहुंचे। भाजपा विधायक ने एसडीएम से कहा कि कानूनगो ने जो 5000
लिया है उसे पीड़ित को वापस कराया। विधायक ने कहा 6 साल से एक बुजुर्ग भटक रहा है और पैमाइश नहीं हुई, अगर समाधान नहीं हुआ तो धरने पर बैठूंगा। इस दौरान एसडीएम ने आश्वासन दिया कि कानून को हटाया जाएगा। विधायक और सदर एसडीएम अश्वनी सिंह के बीच हो रही कहासुनी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अगली खबर कानपुर से, जहां हनुमंत विहार थाना पुलिस ने नाबालिग समेत 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पूर्व महिला टीचर के यहां चोरी हुई थी। सभी चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। चोरों ने महिला के घर से 50,000 नगद व 18 लाख के जेवर पार किए थे। वहीं जानकारी के अनुसार पूर्व में भी आरोपी जेल जा चुके हैं। आरोपी ने नशे की हालत में घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरी का 90% माल भी चोरों के पास से बरामद कर लिया। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी और महज 2 दिन में खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार देने की भी बात कही। देखिए, थाना हनुमंत विहार क्षेत्र में शनिवार को दोपहर में एक चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति सीसीटीवी में कैद भी हुआ था घटना करते हुए। उसमें काफी में सोने का सामान चोरी किया गया था। इस घटना का सफल खुलासा थाना हनुमंत विहार पुलिस की टीम ने किया है, जिसमें कि 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कि एक का नाम है अंशु और दूसरा की एक बाल अपचारी है। अंशु के ऊपर विभिन्न थानों में 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये पहले भी बर्रा, गुजैनी और बिद्दू से जेल जा चुका है। इसमें भारी मात्रा में बरामदगी स्थानीय पुलिस ने की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में बिजली विभाग की टीम ने बिजली चेकिंग अभियान चलाया। अमरोहा सदर के रहने वाले लोगों पर बिजली विभाग का 27 करोड़ रुपए का बिल बका है, जिसकी वसूली को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 20 घरों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा, जिनके खिलाफ बिजली विभाग के एसडीओ जीडी प्रजापति ने मुकदमा दर्ज किया है और जिन लोगों पर मोटी रकम बकाया है उनके मीटर की लाइन काट दी गई। अचानक बिजली विभाग की चेकिंग से अमरोहा में हड़कंप मच गया। बिजली विभाग के एसडीओ जीडी प्रजापति ने बताया जो भी बिजली चोरी करेगा उसके खिलाफ विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे मुख्य अभियंता महोदय के आदेशानुसार आज अमरोहा टाउन में विजिलेंस टीम के साथ और हमारे अधिशासी अभियंता महोदय भी हमारे साथ थे। डिवीजन में टोटल बकाया 27 करोड़ के आसपास है, जो अमरोहा टाउन विद्युत वितरण खंड तिथि के अंतर्गत आता है। रुक करेंगे अगली खबर का। सहारनपुर में संक्रामक रोगों की रोकथाम को लेकर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है। शासन ने 18 अक्टूबर तक की रैंकिंग जारी की है, जिसमें सहारनपुर समेत 12 जिलों को संयुक्त रूप से प्रदेश में पहला स्थान मिला। अभियान के दौरान गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों का उपचार किया गया और घर घर मरीज भी खोजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की लखनऊ में समीक्षा भी की गई है। उसमें जो है हम पूरे प्रदेश में हमारा पहला नंबर आया है। हमारी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें हमारी जितनी भी टीमें हैं उन्होंने सभी घर घर जाके जो सीबैक फॉर्म भरना होता है उसकी, क्योंकि वो उस पर अपलोड होता है साथ साथ जो है पोर्टल पे, तो पोर्टल के उससे और जो वैसे रिपोर्ट जाती है उसको देखते हुए शासन की तरफ से हमें नंबर 1 जो है पद्धति दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 29वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ वीओ ऑडिटोरियम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। समारोह में छात्राओं को 60 पदक और छात्रों को 22 पदक दिए गए। 110 छात्र छात्राओं को शोध उपाधि से सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा सजाई गई रंगोली और अनस्टॉल को राज्यपाल ने देखा और अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप समाज के बीच जाकर अपनी सेवाएं देने को तैयार हो गए हैं। बेहतर तरीके से अपने आसपास के वातावरण को व्यवस्थित करने का काम आपकी जिम्मेदारी है।
अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कादरी गेट थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में 2 युवकों ने मिलकर रास्ते में मिली वृद्धा को चंगुल में फंसाकर 1.7 लाख नगद और 5 लाख रुपए से अधिक के जेवरातों की टप्पेबाजी कर ली। फार्मासिस्ट रणबीर व गंगवार की वृद्ध पत्नी मिथिलेश गंगवार अपनी पोती उत्कर्षी को ट्यूशन के लिए शिक्षक के घर छोड़कर लौट रही थी। रास्ते में एक युवक ने वृद्ध को रोककर शिव मंदिर का रास्ता पूछा। महिला द्वारा रास्ता बताए जाने के बीच वहां एक अन्य युवक पहुंच गया। नए पहुंचे युवक के पैर छूते हुए बातचीत कर युवक ने वृद्धा को बताया कि यहाँ पहुंचे हुए गुरु हैं, तुम्हारे घर में बुरी आत्मा का प्रवेश है, इसलिए बुरी आत्मा को छुटकारा पाने के लिए घर से जेवर व नकदी लाकर आमंत्रित कराकर सब ठीक करा लेना चाहिए। इस पर मिथिलेश 2 बार में अपने घर से 1.7 लाख रुपए नगद और जेवर ले आई। युवक ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए फूंक मारने का सिलसिला जारी रखते हुए वृद्धा का झोला बदलकर पकड़ाते हुए घर पहुंचने के बाद ही खोलकर देखने की हिदायत दी थी। मिथिलेश ने घर जाकर झोला खोला तो उसमें ईंटों के टुकड़े रखे देखकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी जोन मोहित गुप्ता शहर कोतवाली में आयोजित सैनिक सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान उनके द्वारा मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना गया और IGRS व जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, विवादित प्रकरणों में निरोधात्मक कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर व टॉप 10 सूची में शामिल अपराधियों की सतत निगरानी, साथ ही छोटी से छोटी घटनाओं पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने के हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद IG जोन द्वारा थाना परिसर का भ्रमण एवं कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, जनसुनवाई, CCTNS, मैस, बैरक, मालखाना और शस्त्रागार आदि का भी निरीक्षण किया गया। मैं थाना कोतवाली गाजीपुर के कहते हैं यहाँ पे औचक मुआयने पे आया था। यहाँ पर मैंने आके सभी कर्मचारियों के साथ सम्मेलन किया, उनकी समस्याओं को जाना। उसके बाद मैंने थाना परिसर का भ्रमण करके यहाँ पे शस्त्रागार, यहाँ पे हमारे जितना भी बैरक है, मेस है और कार्यालय है, उनका महिला हेल्प डेस्क है, आगंतुक कक्ष रजिस्टर है, इन सब का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो अभिलेख है उनका निरीक्षण किया और यहाँ पे उसको सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। सर, दशहरे का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से बीता है। लगातार कई त्यौहार काफ़ी अच्छे तरीके से बीते हैं, दिवाली सत्य है, और किस तरीके के कुछ नए निर्देश, कुछ नई तैयारियाँ या पटाखों को लेकर या सावधानियाँ कुछ ऐसी हैं जिसको आपने बताया है? नहीं, हमारे ये कहते हैं अब तक के जो त्यौहार हैं वो सकुशल संपन्न हुए हैं और मेरी अपेक्षा है कि गाजीपुर पुलिस जिस मुस्तैदी से अब तक काम कर रही है आगे भी करती रहेगी। अगली खबर सहारनपुर से, जहां सहारनपुर की कंपनी बाग में करीब 10 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी का निर्माण शुरू हो चुका है। जनपद के 5700 से अधिक मधुमक्खी पालकों को इससे फायदा होगा। सहारनपुर में सालाना 4720 मीट्रिक टन से अधिक शहद उत्पादन होता है। शहद उत्पादन के मामले में सहारनपुर का प्रदेश में पहला स्थान है। इसी को ध्यान में रखकर यहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंसी फॉर हनी का निर्माण हो रहा है। ये सहारनपुर के शहद उत्पादन के मामले में सहारनपुर का प्रदेश में पहला स्थान है। इसी को ध्यान में रखकर यहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंसी फॉर हनी का निर्माण हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हनी। ये 10 करोड़ की लागत में बन रहा है और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सहारनपुर जो हमारा क्षेत्र है, वैसे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन, शहद का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सहारनपुर में सबसे ज़्यादा मौन पालक हैं जो ये बी कीपिंग करते हैं, शहद का उत्पादन करते हैं और शहद का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा सहारनपुर में होता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए सरकार ने कहा था कि यहाँ पे सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हनी का निर्माण किया जाए। तो किसानों को किस तरह का फायदा होगा, किस तरह से यहाँ पर जो है उत्पादन किया जाएगा? ये मौन पालकों के लिए ये है कि जो वो उत्पादन कर रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य है कि उत्पादन तो ऑलरेडी है हमारे पास बहुत अच्छा, बस वो क्वालिटी प्रोडक्शन हम लोग का लक्ष्य है।
अगली खबर का रुख करेंगे खबर जालौन से, जहां बढ़ती कीमतों को लेकर बर्तन बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ। दुकानदारों ने बताया कि बर्तनों में 25% बढ़ती महंगाई के कारण इस वर्ष बर्तन नहीं बिक रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि दीपावली में दुकानदारी पर आपको बता दें महंगाई का ग्रहण लग सकता है। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के चलते बर्तन बाजार में सन्नाटा पसरा है, जिसको लेकर दुकानदारों में भारी रोष है। हालांकि बढ़ती महंगाई से आम आदमी भी परेशान है। महंगाई का दौर है और सभी आदमी सभी लेना है, किराना भी लेना है, आदमी खाद भी लेना है, बर्तन भी लेना है। थोड़ा महंगाई है, आदमी थोड़ा। अच्छा, जो बर्तनों में जो चीज़ें बिकती थी धनतेरस के दिन, धनतेरस जब आता था इससे पहले दुकानदारी शुरू हो जाती थी, अब ऐसा है कि अभी आग नहीं आ रहा है। 25% महंगाई अच्छा, अपना थोड़ा लेके काम चला रहा हूँ, लोग का ले जाते के दिलों में खुशी आ जाती है और लोग बात दीपावली के लेकर बड़ा उत्साह से ये त्योहार को मनाते हैं, क्योंकि इस त्योहार सबसे बड़ा त्योहार हिंदुस्तान का माना गया है। और इस त्योहार में लोग बाग बाजारों में खरीदारी करते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, कपड़े लेते हैं और पूजे की सामग्री ली जाती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं दीपावली से पहले की, जो पहले एक हफ्ते पहले जो बाजार जो चलता था, आज से दीपावली आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन बाजार के हालात ये हैं कि दीपावली में महंगाई का तड़का लग गया है। क्योंकि महंगाई का गिराव जिस दीपावली में लगा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाजार में जो ग्राहक है वो नदारत है। इस समय तक दीपावली का आधा सामान बिक जाता था, लेकिन आज हालत ये है कि यहाँ पर ग्राहक नजर नहीं आ रहा है। तो लोगों का कहना ये है कि जिस तरीके से 25% महंगाई जो बढ़ी है, बर्तनों में महंगाई जो आई है, उसकी वजह से दीपावली का त्योहार फीका होता जा रहा है। अब देखना ही होगा कि धनतेरस वाले दिन किस तरीके से दीपावली के त्योहार में खरीदारी होती है, किस तरीके से जो दुकानदार है उनके चेहरे में मुस्कान आती है, कब ये खुश होते हैं, कब इनको इस महंगाई से छुटकारा मिलता है, कब इनकी दुकानदारी चलती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इसको लेकर जिस तरीके से लोगों ने महंगाई का तड़का जो लगा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान जरूर कर रहा है और त्योहार को हल्का कर रहा है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज़ जालौन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां सीडीओ गोरखनाथ भट्ट ने बहजोई ब्लॉक के सादात बाड़ी ग्राम पंचायत के निर्माणाधीन तालाब और गौशाला का निरीक्षण किया है। तालाब के निर्माण में मौके पर महिला श्रमिकों की शून्य सहभागिता देखकर नाराजगी जताई। मौजूद ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को मनरेगा गाइडलाइन का पालन करते हुए महिला मेट के देखरेख महिला श्रमिकों से कार्य कराने के निर्देश दिए। साथ ही बारिश का अधिक से अधिक पानी तालाब में पहुंचाने के प्रावधान करने पर जोर दिया। गौशाला का निरीक्षण करते हुए क्षमता वृद्धि करते हुए वार्मी कंपोस्ट तैयार करने को कहा। आज हमने 3 वृद्ध गौशालाओं का निरीक्षण किया है, जो पशुधन विभाग द्वारा ग्राम क्षेत्र में संचालित है, जिसमें निरियावली है, कैला देवी गौशाला है और एचोली गौशाला है। गौशालाओं की बाकी स्थिति ठीक है, उनको कुछ निर्देश दिए गए हैं। एक तो गौशालाओं में अच्छी सी साफ सफाई व्यवस्था रखी जाए, दूसरा सर्दी आने वाली है तो शीत के प्रकोप से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था अभी से कर ली जाए, और जितने भी पानी के हमारे चरई वो जो बनी हुई है, उन सभी के अंदर चूना डाला जाए ताकि कैल्शियम निरंतर मिलता रहे। और जो सेंधा नमक के यहाँ बोलते हैं कि नमक के पत्थर बोलते हैं, यदि वो हो तो वो यदि गाय चाटती है तो उनको निरंतर जो आपूर्ति है इसकी सोडियम की और इन सभी की आपूर्ति होती रहती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय चित्रकूट के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन चित्रकूट के स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। विजय कुमार क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी चित्रकूट धाम मंडल ने बताया कि इस वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता में 16 मंडलों की महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जो 25 अक्टूबर को समाप्त होगी। समापन के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा विजेता खिलाड़ी को पुरस्कृत किया जाएगा। हम अलीगढ़ मंडल से आए हैं वॉलीबॉल खेलने, और यहाँ कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की सुविधाएं वगैरह सब अच्छी हैं, हमें अच्छी डाइट मिली। सुबह हम आए,
सब बढ़िया है। यहाँ पे हम मैच देख रहे हैं, हमें बहुत उत्सुकता हो रही है कि खेलें हम जल्दी से और जीतें। यहाँ वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता पंडित दीनदयाल आयोजित की जा रही है, जो 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक यहाँ पे लगातार चलेगी। इसमें प्रदेश के 18 मंडल हमने आमंत्रित किए थे, जिसमें इस समय हमारे पास 16 मंडलों की टीमें आ गई हैं और खेल हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। ये पहला अवसर है चित्रकूट के लिए जहाँ एक सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक मंडल कार्यालय पे ये आयोजन किए हैं, लेकिन पहली बार चित्रकूट जैसे आकांक्षी जनपद में इस तरीके की प्रतियोगिता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी महोदय ने हमें पूरा सूचना दी है कि यहाँ पे जो भी हमारी टीमें आए पार्टिसिपेट्स करें, उनको पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराएं। इस कड़ी में हमने पूरा प्रयास किया है। कहाँ से आए आप लोग? कानपुर। कैसा लगा चित्रकूट आकर आपको? चित्रकूट आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर्स बड़े कोऑपरेटिव हैं, हम लोगों को हॉस्टल रहने के लिए दिया गया है और हाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। अभी फ़िलहाल तो अभी स्टेडियम में खेलने के लिए आए हैं, होप तो ये है कि जीत के ही जाएँ और हर चीज़ की सुविधाएं अच्छी हैं यहाँ पर? हाँ सुविधाएँ। रुक करेंगे अगली खबर का नोएडा से। अगली खबर जहां थाना सेक्टर 63 पुलिस ने एक बड़े ठग गिरोह का पर्दाफाश किया, जो लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठ रहा था। और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे 6,90,000 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, 1 टैब और 1 पेन ड्राइव बरामद की गई। गिरोह का शिकार करीब 200 से ज़्यादा लोग हुए हैं, जिनसे 70,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूले गए थे। ठगी का खेल तब उजागर हुआ जब कुछ लोग अपने टिकट और वीज़ा के लिए कंपनी के ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका मिला है। पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह सोशल मीडिया पर फर्जी नियुक्ति पत्र और वीज़ा तैयार कर लोगों को विदेश भेजने का झांसा देता था। इसके बाद डमी टिकट देकर लोगों का ऑफिस बुलाया जाता और एक ही दिन में सभी ठग फरार हो जाते। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि वो अपनी पहचान छिपाकर काम करते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलिस आरोपियों को जेल भेजकर मामले की गहराई से जांच में जुटी है। आज थाना 63 पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक कबूतरबाजी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम योगेंद्र, मनोज और कोमल है। यह लोग भोले भाले लोगों को ठगा करते थे और उन लोगों को विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। पहले ये लोग सोशल मीडिया पर एक पेज बनाते थे और उसमें इच्छुक जो भी लोग होते थे उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते थे। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने के बाद ये लोग उनको मोस्टली गल्फ की कंट्रीज में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में नौकरी दिलवाने के नाम पर, जनरली कंस्ट्रक्शन बिजनेस साइड की नौकरी लगवाने के नाम पर ये लोग पहले एक फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर बनाते थे वहाँ की कंपनियों का। उसके बाद ये लोग आवेदकों का पासपोर्ट रख लेते थे और उनको एक फर्जी वीजा बना के देते थे। अगली अहम खबर बहराइच से, जहां भाजपा विधायक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर ने बहराइच हिंसा को लेकर दर्ज हुई एफआईआर को पीछे छोड़ दिया है। राजनीतिक बहस का विषय बनी ये नई एफआईआर बहराइच हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल को और अधिक मजबूत बना रहा है। भाजपा के ही नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव सहित अन्य पर मुकदमा लिखाकर विधायक सुरेश्वर सिंह ने विपक्ष को बहराइच हिंसा मामले की बहस को आगे बढ़ाने का हथियार थमा दिया है। सपा प्रमुख ने जिसे लपकते हुए बिना समय गंवाए पूरी भाजपा को लपेटे में ले लिया। अखिलेश ने लिखा कि अब खुलासा हो गया है कि बहराइच में दंगे की साजिश किसने करवाई। सत्तारूढ़ दल के विधायक ने ही भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, तो फिर भाजपाइयों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बुलडोजर को भाजपा सरकार के अहंकार का प्रतीक ठहराया और इसे अपराधियों के घरों के ध्वस्तीकरण से जोड़ दिया। साथ ही सपा मुखिया ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का मान सम्मान न करने का आरोप मढ़ा। साथ ही जोड़ा कि कानून की अवहेलना करने वाले सलाखों के पीछे होने चाहिए, पदासीन नहीं होने चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। बहराइच में हिंसा जारी रहते स्वयं के साथ अभद्रता और ईंट पत्थर चलने की दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव की पोस्ट ने ठेठ स्वभाव वाले विधायक को गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मंगलवार को सुबह ही प्रेस वार्ता कर सफाई पेश की। उन्होंने नामजदों में भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने से अनभिज्ञता जताई है। साथ ही जोड़ा की मुकदमा दर्ज होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। उन्होंने गेंद पुलिस के पाले में छोड़ते हुए कहा कि विवेचन के बाद पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। विरोधियों सहित समर्थक इसे विधायक के बैक फुट पर आना स्वीकार कर रहे हैं।
वहीं राजनीति के जानकार इस पूरे मामले को योगी सरकार के करीब 12 साल में सत्ता में रहते हुए पार्टी में व्याप्त हुई अंतर्कलह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमेशा सत्ता में रहने वालों को भाजपा में शामिल किए जाने का इसे परिणाम भी माना जा रहा है, क्योंकि विधायक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में शामिल कुछ नाम ऐसे भी हैं जो भाजपाई कहलाने के बाद भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर विपक्षी खेमे में दखलंदाजी बनाए रखते हैं। हमने पूरी घटना आपको बताई। इसमें कहां से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा किया है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक और आपकी ही पत्रकार श्रेणी में आते हैं दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और एक उनका छोटा भाई किशन मिश्रा, क्योंकि 2 महिलाएं थीं, किशन मिश्रा था और एक नाबालिग उनका साला था मौके पर। हम 4 लोग ही उठा करके ले गए हैं। तो 100 को सड़क से उठा करके मर्चरी ले जाना क्या दंगा की परिधि में आता है? कि सड़क पर रहता 100 तो दंगा की परिधि में आता, भीड़ पड़ती। मूर्तियां सारी 150-200 मूर्तियां सड़क पर खड़ी थीं, तो 100 रखा रहता सड़क पर, तब दंगा भड़कने की आशंका थी। कि 100 को सुरक्षित करा दिया गया, तब दंगा भड़कने की आवश्यकता। अगर उनकी यही अभी आपने कहा कि ये जो मूर्ति विसर्जन में जो लोग जा रहे थे उसमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी जी, ये तो यानी कि जो लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे उनमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी। विसर्जन में जा रहे थे जो माता के भक्त थे, हाँ। वो तो शराब पिएंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी हैं, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है। तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और खिलाफ का महसी विधायक आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनसे अभद्रता करने वाले भाजपाई न होकर नशेबाज थे और शायद विसर्जन मेला उनके लिए नशे का अवसर था। इसीलिए घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे जाने चाहिए। वीडियो में कई लोग जहां चिप्पड़ बनाते दिख रहे हैं। हत्या करने की साजिश थी, क्योंकि आपने फायरिंग का जिक्र किया, हमने फायरिंग का जिक्र भी किया है और वीडियो में फायरिंग दिखाई भी दे रही है। ये विवेचक का विषय है कि वो चिन्हित करे कि कौन था फायरिंग करने वाला और किस उद्देश्य से उसने फायरिंग की। विधायक जी, अभी आपने एक बात कही कि आप और जो है पत्रकार जो है दिवाकर पांडे जी, जिलाधिकारी का प्रयास था कि जो 100 को जो है मर्चरी ले जाया जाए, लेकिन कुछ लोग जबरन जो है वहाँ के ऊपर रोक रख करके प्रदर्शन कर रहे थे, नहीं ले जाने। तो आखिर उनकी मंशा क्या थी जो सड़क के ऊपर ही रख कर 100 रख करके जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं? अब मनसा उसमें विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं और कुछ लोग, जैसा कि हमने कहा, कि नशे में भी थे, क्योंकि रात का 9 बज रहा था, तो नशे में भी लोग थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाई कोई कह रहा, उसमें से ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो महाराजगंज में जिसने गोली मारी है वो यहीं लाया जाएगा, वो यहीं उसका इनकाउंटर होगा, तब हम 100 को ले जाएंगे। तो ये कहीं भारत के संविधान में, भारत के कानून में ये कहीं कोई जिक्र है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको जहां 100 रखा हो वहीं ला करके उसको मार दिया जाए? ये अधिकार तो भारत का संवैधानिक दर्जा कहीं प्राप्त ही नहीं है, भारत का मौलिक अधिकार नहीं है। विधायक के मुताबिक सड़क पर शव रहते दंगा होने का आसार थे, इसीलिए उन्होंने शव को मोर्चरी पहुंचवाया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का